हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग इट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा। चाहे आप 1+1 कोर्स पे चाहो, चाहे आप 1 ईयर कोर्स करो, चाहे आप डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो, 1+1 करो, मास्टर्स करो, पीएचडी करो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, या आप इंजीनियरिंग के बाद जाओ या कुछ भी करो। In simple language, अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो, this video is very very helpful for you. And if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a minute to one to one, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. सीधा बात करता हूँ मुद्दे पे। देखो देखो, आज तारीख है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 7th of Feb 2025. इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू गेट इनटू द स्टडी वीज़ा, और ये इतना भी ईजी नहीं है कि आपको स्टडी वीज़ा अप्रूव भी हो पाएगा। आफ्टर 22nd of Jan 2025, अगर आप मास्टर्स भी लेते हो, इवन आप पीएचडी में भी जाते हो, एडमिशन लेते हो, आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डेट मीन्स आपको पाल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपने फाइल उससे पहले लगा रखी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपका जो प्रोसेस है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन आप 22nd जैन या उसके बाद आप फाइल लगाते हो, मीन्स आज भी लगाते हो, अपकमिंग टाइम में लगाते हो, तो आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन सिंपल लैंग्वेज, देखो अभी जो टाइम लग रहा है ना इन टर्म्स स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, वो कम से कम 2 से 3 महीने लग रहा है, मिनिमम 2.5 महीने लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा रिगार्डिंग, मीन्स अप्रूवल आने में। चाहे आप मई इनटेक लो, जनवरी लो, आप अप्रैल में जाओ, जुलाई में जाओ, अगस्त में जाओ, सितंबर इनटेक लो या अक्टूबर इनटेक लो, ये बहुत सारे तरह के इनटेक्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिनेरियो होता है, हर कॉलेज का अपना अपना सिनेरियो होता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कोर्स ऑल्सो, और इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोविंस ऑल्सो, और आप किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा के अंदर जनवरी इनटेक भी है, मई भी है, अप्रैल भी है, जुलाई भी है, और अक्टूबर भी इनटेक है। बट इट्स डिपेंड कोर्स टू वाइज कोर्स। देखो अभी के टाइम पे अगर आपको चाहते हो कि आपका स्टडी वीज़ा आराम से अप्रूव हो जाए, तो ये जो मैं बातें बोलने वाला हूँ, समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, तभी चांसेस है, मोर चांसेस है इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल के लिए। अदरवाइज चांसेस नहीं है। वरना मैं आपको खुद ही बोल देता हूँ कि मत लगाना फाइल, कोई फायदा नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप फाइल करोगे पहले बात आपको ऑफर लेटर होना चाहिए। ऑफर लेटर आपको आराम से मिल जाता है अगर आपका मिनिमम 6 स्कोर है किसी भी मॉड्यूल में। चाहे कोई भी कोर्स लेते हो, किसी में भी पाथवे में जाते हो, मीन स्टडी वीजा में, चाहे 1 ईयर कोर्स लो, 2 ईयर्स का कोर्स लो, या 1+1 लो, या मास्टर्स करो, या कुछ भी कोर्स करते हो, मिनिमम 6 बैंड आपका होना चाहिए आइल्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक के अंदर। दूसरी चीज, आपको पहले ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर आने के बाद विद इन 3 to 4 डेज में, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज के अंदर आपको एलओए मिल जाएगा, लेटर ऑफ अप्रूवल। वंस यू गेट लेटर ऑफ अप्रूवल, अच्छा पहले आपको फीस पे करनी है सारी की सारी, फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है, फिर फीस पे करनी है सारी की सारी, फिर आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिलेगा, फिर आपको स्टूडेंट पोर्टल मिलता है थ्रू द यूनिवर्सिटी, फिर आपको पाल लेटर मिलता है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। अभी पाल लेटर होना इशू हुआ है, मीन्स फ्रॉम द, अभी जो वेडनेसडे गया है, मीन्स 2 दिन पहले ही पाल लेटर होना मीन्स मिलना शुरू हुआ है, चाहे वो डिप्लोमा के रिगार्डिंग हो, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हो, 1+1 कोर्सेज के रिगार्डिंग हो। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू, कोई भी कोर्स लेते हो, डजंट मैटर, कहीं भी जाते हो, ऑलवेज गो इनटू द पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, तभी आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। और जो आप कोर्स में ले रहे हो, और ये भी जरूर चेक करना वो इन डिमांड में है या नहीं है। अगर इन डिमांड में नहीं भी होता, आपको फिर भी जाना है, बट ये जरूर चेक करना आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप CANADA.ca की वेबसाइट पे जा सकते हो, आपको वहाँ पे जो भी कोर्स का कोड होगा आप उसको डालोगे, आपका अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी वीज़ा आराम से अप्रूव हो, तो GIC ज़रूर पे करना। 21,000 समथिंग की GIC है, $21,000 की GIC है, वो ज़रूर पे करना। इसका GIC का सिंपल लैंग्वेज में मेन मोटिव ये होता है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, मीन्स फाइनेंशियली आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपके अकाउंट के अंदर कम से कम 7 से 8 लाख होनी चाहिए मिनिमम, आफ्टर पेइंग द स्टडी की फीस, फुल फीस, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की हो, फर्स्ट 1 ईयर की हो, और आफ्टर पेइंग द GIC ऑल्सो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पास्ट में आपकी जॉब चल रही है और आपके पास लास्ट 2 ईयर्स में ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है,
तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर द अप्रूवल के लिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका अप्रूव होगा। ये जो डाटा को स्क्रीन पे शो हो रहा है, इतने ही बच्चों को स्टडी वीज़ा मिलेगा, अराउंड 4,37,000 इन द ईयर 2025 में भी। उसमें भी सिर्फ 80% को ही मिलेगा। मीन्स ये मान लीजिए 3,80,000 बच्चों को ही स्टडी वीज़ा अप्रूव होगा। देखो, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि स्टडी वीज़ा पे आना वर्थ इट है या नहीं है। देखो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड वो करना क्या चाहता है। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूंगा जो मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ। If you coming to Canada, learn skills as much as you can, be multi-talented, be adjustable। और अगर कोई विंटर्स नहीं पसंद है तो फिर ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे इतनी विंटर्स ना होती हो, चाहे वो ओंटारियो हो या ब्रिटिश कोलंबिया हो। ओंटारियो विंटर्स होती है लेकिन इतनी नहीं होती। बट अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया चूज करना चाहते हो, ब्रिटिश कोलंबिया में चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को स्टडी वीजा पे ही जाना है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाथवे और फेवरेबल पाथवे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाद में बाकी जगह पाथ में फ्रॉड भी होता है, दैट इज ट्रू। तो आप अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आई वुड रिकमेंड यू कि मास्टर्स में जाओ और मिनिमम 2 की स्टडी करो और इन यूनिवर्सिटी इन कॉलेज से करो। अगर आप इन यूनिवर्सिटी इन कॉलेज से करते हो तो अगर आप मास्टर्स करते हो 2 ईयर्स के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्पाउस को बुला सकते हो और दूसरी चीज आप सीधा पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर भी फाइल कर सकते हो, चाहे वो ओएनपी के अंदर हो। अगर आपने ओंटारियो से करी है, अगर ब्रिटिश कोलंबिया से आपने करी है तो आप बीसीपीएनपी के अंदर थ्रू फाइल कर सकते हो एंड विद इन 8 to 9 मंथ्स के अंदर आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो, अदरवाइज किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, देन यू हैव टू गेन 6 months एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ like eligible for the PNP under the OINP और 1 year एक्सपीरियंस अंडर द OINP के अंदर या एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अंडर द CC कैटेगरी। और अभी कनाडा में जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 years, सारे मैक्सिमम से 98% CC कैटेगरी के ड्रॉ हो रहे हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इफ यू थिंकिंग कि मैं आउटसाइड कनाडा हूँ, मैं फाइल लगाना चाहता हूँ, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर मनी, तभी लगाओ। या तो तुम हेल्थ की कैटेगरी में हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, या तो आपको फ्रेंच आती है, आपने TCF TEF एग्जाम क्लियर किया हुआ है, आप फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर फाइल कर सकते हो, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या अगर आप स्किल्ड लेबर हो तभी पॉसिबल है, चाहे वो प्लम्बर हो, मैकेनिक हो या कारपेंट्री में हो, वेल्डिंग के रिगार्डिंग हो, मशीन ऑपरेटर हो, तब पॉसिबल है। बट यू हैव टू चेक कि उसका सीरियस स्कोर कितना जा रहा है। और स्किल बेस में जो CRS स्कोर जा रहा है वो 390 से लेके 440 के बीच में जा रहे हैं अभी, फ्रॉम लास्ट 7 to 8 मंथ्स में। और अभी जो CC का ड्रॉ जो जा रही है वो 521 गया है अभी राइट नाउ। तो 521 से भी नीचे आया नहीं है कम से कम 8 आई थिंक 4 से 5 महीने के अंदर। बट येस, इन द कमिंग टाइम जितने भी ड्रॉ होंगे वो CC वाले ड्रॉ होंगे। अगर आपका स्कोर 500 510 भी जा रहा है, इवन 490 भी जा रहा है, still you are having a lots of chances in terms of getting into the PR in terms of in the category of express entry CC के अंदर। अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। तो PNP के कोटास के रिगार्डिंग बताओ, हर प्रोविंस का अपना अपना कोटा डिसाइड हो चुका है 2025 के अंदर, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। एंड अगर मैं आपको न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग हो तो अभी जो कोटा दिया गया 2025 के अंदर वो है 2750, मैनिटोबा में 4750, नोवा स्कोशिया में 1785, न्यू फाउंडलैंड में 1525। तो ये कोटे अभी दिए जा रहे हैं एंड इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू गेट इनटू द PR बिकॉज राइट नाउ कनाडा के अंदर मोर देन 3 मिलियन इमिग्रेंट्स है जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, और इलीगल कितने हैं वो भी अलग से है, मतलब अराउंड 3 मिलियंस तो है ही है। और जो PR का जो स्टैट्स है, जो PR मिलेगा 2025 से लेकर 2027 तक, मीन्स इन 3 साल के अंदर वो सिर्फ 7 लाख मिलेगा, जो डाटा भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, PR इज नॉट फॉर एवरीवन। सो इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा या इनसाइड कैनेडा, देखो आपको कहाँ जाना है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। या अगर आप ओपन वर्क परमिट पे हो तो आप कुछ हेल्थ केयर का कोर्स भी ले सकते हो या कोई स्किल बेस्ड कोर्स भी ले सकते हो। मीन्स पहले उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपको उसका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप अंडर द PNP में फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सप्रेस एंट्री के CC के अंदर फाइल कर सकते हो। लेकिन ओपन वर्क परमिट पे हो तभी आप कर सकते हो। अगर आप LMI पे हो, क्लोज वर्क परमिट पे हो, तब आप 6 महीने की स्टडी नहीं कर सकते हो या आप वैसे भी नहीं कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि अवॉइड करना प्राइवेट कॉलेज में मत लेना एडमिशन, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है।
कोई वैल्यू नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते भी हो तो उसे ये ज़रूर चेक करना कि वो कैनेडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या नहीं है, या जो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी, दैट मीन्स वो वर्थ इट है या नहीं है। ये ना हो कि आप 5 से 10 हज़ार CD पे कर दो, 5-10 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स पे कर दो, आपको उसका रिजल्ट जीरो मिले। सो मेक श्योर जो चीज़ आप कर रहे हो फॉर गेटिंग अ PR वो एक वर्थ इट हो, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको उसका रिटर्न भी मिले। आखिरी में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, लाइक बहुत बार माइंड में क्वेश्चन होता है कि इज इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा और नॉट। देखो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आपके आगे फ्यूचर में पर्सपेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपके गोल्स क्या है, आपने अपनी होम कंट्री क्यों छोड़ी है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एक डाटा है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू एंड यू विल गेट एन आइडिया कि शायद आपको इसमें कोई थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाए। बट यस, इन टर्म्स ऑफ गोल्स, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, दैट इज डिफरेंट। बट मैं आपको एक लाइफ के रिगार्डिंग कह रहा हूँ, स्टैंड ऑफ लाइफ कैसी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, एक्सपेंसेस कैसी होगी, आप क्या क्या अचीव कर सकते हो कनाडा में अगर आप कनाडा में जाते हो अपनी होम कंट्री से, या अगर आपको लगता है कि जो मेरी फील्ड है, जो मेरी इंडस्ट्री है, उसकी वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू एज कम्पेयर टू माई होम कंट्री, अगर मैं ये सेम चीज़ वहाँ पे करता तो मैं इतना अर्न कर सकता हूँ महीने के अंदर, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, अपने आप को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, आगे इन्वेस्टमेंट में भी पैसे लगा सकता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन एक कंपैरिजन है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट के रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस कनाडा ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। इन टर्म्स ऑफ अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आपको इंडिया में 79.0% कम पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कनाडा, बिकॉज इंडिया में चीज़ें बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू कनाडा। इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग भी इंडिया इज मच मच चीपर, 70.2% लेस देन इन एज कम्पेयर टू कनाडा। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज 51.3%। देखो, ये तो बहुत रियलिटी है और ये तो मैं आपको कहूँगा कि मैं हर जगह फेस करता हूँ। अभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी स्टार्टिंग में एंड मैंने बाद में गाड़ी ली, बट यस, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका टाइम वेस्ट तो बहुत होगा लेकिन आपको हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा, लाइक ये कह सकते हो 50-50% कि आपकी जॉब हो सकता है कि आप रहते किसी और सिटी में हो, किसी और टाउन में या विलेज में हो, कंट्री साइड हो, और आपकी जॉब किसी और सिटी में, किसी और पर्टिकुलर एरिया जो काफ़ी दूर है, चाहे वो 20, 40 या 60 या 80 या 100 किलोमीटर्स भी दूर हो सकती है। सो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैनेडा इज वेरी बैड एज कम्पेयर टू इंडिया। सो अगर मैं बात करता हूँ हाउसिंग के रिगार्डिंग, तो हाउसिंग इज, दैट इज ट्रू, हाउसिंग इज क्वाइट चीपर इन इंडिया एज कम्पेयर टू कैनेडा। देखो, मैं बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम कनाडा में जॉब करें तो हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है, आपको कितने आवर्स मिल रहे हैं और कितनी तरह की जॉब कर रहे हो और कितनी जॉब कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जॉब ज़रूर करो फॉर द लर्निंग फेज के रिगार्डिंग कि सिनेरियो होता क्या है, बट चीज़ें कैसी होती है। बट मैं आपको एक ही से एडवाइस करूँगा, बिजनेस में फोकस करो। पैसा बिजनेस के अंदर है, जॉब में नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत तरह के बिजनेस है, चाहे वो गारमेंट्स के हो, ज्वेलरी के हो, चाहे वो आप लेदर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रियल स्टेट के रिगार्डिंग हो। यस, बहुत सारे तरह बिजनेस कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि कनाडा में डॉलर्स अर्न करो, आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, दुबई में इन्वेस्ट करो, यूएई में इन्वेस्ट करो, थाईलैंड में इन्वेस्ट करो, या कोई किसी और XYZ कंट्री में इन्वेस्ट करो, या इवन आप कनाडा के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या बिटकॉइन या XYZ किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर कनाडा में अर्न करते हो और इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, यू विल गेट अ गुड रिटर्न्स और आपको अच्छी चीज़ें, आप इन्वेस्टमेंट मतलब अपना फ्यूचर अच्छा बिल्डअप कर सकते हो, अच्छी प्रॉपर्टीज आप लाइक परचेज कर सकते हो इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू कनाडा। एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हाउसिंग क्राइसिस कनाडा के अंदर है और हाउसिंग चीज़ें मीन्स चाहे वो रेंट हो, बहुत एक्सपेंसिव है। हर चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो रेंट हो, इंश्योरेंस हो, मॉर्गेज का लोन हो, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू इंडिया। सो इट्स कैनेडा इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू इंडिया। सो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं क्लोथिंग के रिगार्डिंग कहूँ या एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या चाइल्ड के रिगार्डिंग कहूँ, जो डाटा शोर है, हर चीज़ के हिसाब से सॉरी, हर चीज़ के हिसाब से इंडिया बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। इवन हेल्थ केयर के मामले में भी इंडिया बहुत सस्ता है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, लोगों को तमीज़ नहीं है, और गवर्नमेंट भी एवं ही है, सिर पैर गवर्नमेंट नहीं है।
और यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और कोई दिखता भी नहीं है, पहली बात तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है इंडिया में वो है करप्शन। हद से ज़्यादा करप्शन है, हर डिपार्टमेंट के, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में करप्शन है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर हो, करप्शन आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन कनाडा में ऐसा सिनेरियो नहीं है। बट कनाडा में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत चीज़ें मिल जाती है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है, आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपके अच्छे रेफरेंसेस है, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप काफ़ी जल्दी ग्रो कर लेते हो। कनाडा में ये कहूँगा मैं, जो आप कनाडा में 1 साल में ग्रो अप करोगे वही सेम चीज़ आप इंडिया में 10 साल में करोगे। तो इतना गैप है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली भी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के रिगार्डिंग, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा और नॉट, चाहे मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इट्स डेफिनेटली बिल्कुल मूव हो जाओ, बिल्कुल मूव हो। बट आपके पास एक पर्सपेक्टिव और आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको करना क्या है आगे। सिर्फ मेरे को वहाँ पे जॉब करनी है, कोई सिर्फ सिंपल सी लोअर वेज वाली जॉब करनी है और आके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अगर आपका कोई फ्यूचर गोल नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो यू हैव टू मूव। बट फिर भी मूव होना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। बट यस, अगर आप चाहते हो अच्छा पैसा अर्न करो, अपने आप को सपोर्ट करो, एक अच्छा आपका फाइनेंशियली एम्पायर हो, हर चीज़ के हिसाब से आप जो चाहो वैसा आपको मिले, देन I would recommend you move to Canada. So वीडियो वहीं पेंड करता हूँ। एंड से पहले if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye and have a great day.